हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग का एग्जाम भी दिसंबर में आने वाला है, जिनका जो जनवरी सेशन के हैं और जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है इग्नू के, वो स्टूडेंट अपना असाइनमेंट जल्दी से जल्दी सबमिट कर दें। और अगर आपको एमपीएस के असाइनमेंट चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों में से किसी का भी असाइनमेंट चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो असाइनमेंट की डेट है वो एक्सटेंड हो गई है और 30 अक्टूबर तक है, 31 अक्टूबर तक है। ठीक है, अक्टूबर का मंथ आपको दिया गया, आप जल्द से जल्द अपना असाइनमेंट सबमिट करवा दें अगर आपने नहीं करवाया है तो, क्योंकि ये असाइनमेंट का जो वेटेज होता है वो 30% होता है आपके मार्क्स में। ओके, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो वो भी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। चैनल जो है टेलीग्राम पे, वो चैनल भी है, ग्रुप है, दोनों में अवेलेबल करवा रखा है हम लोगों ने। तो आप वहां से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमपीएस का है, एमपीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपका जो ये MED 002 है, जो सेकेंड ईयर है, पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट है, ठीक है, एमए सेकेंड ईयर में एनरोल कर रखा है और पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, और उसके अंदर आपको एक सब्जेक्ट दिया होगा MED 002, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपका ये बुक का ही नाम है, ठीक है। तो उसको आज हम पढ़ने वाले, उसका जो फर्स्ट यूनिट है उसे हम पढ़ने वाले हैं कि ओके, आप बुक का रेफरेंस यूज कर सकते हैं, बुक से आप और अच्छे से पढ़ना, डीप में पढ़ना, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ना सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है, ये आपका सस्टेनेबिलिटी है, ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है। तो सस्टेनेबिलिटी रेफर किसको करता है, प्रोसेस और स्टेट दैट कैन बी मेंटेन इंडेफिनिटली। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इनडेफिनेटली टाइम तक, अनंत काल तक चल सके, जिसमें क्या है, रिक्वायर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन अ वे दैट डज नॉट क्रिएट ए इकोलॉजिकल डिबेट बाय ओवर एक्सप्लॉइटिंग द अर्थ कैरिंग कैपेसिटी। मतलब ये कि इसमें, ठीक है, इसमें नेचुरल प्रोसेस का जो यूज है ऐसे किया जाता है कि जो अर्थ है, अर्थ की जो कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा बोझ ना पड़े, कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा बोझ ओवर एक्सपोर्टिंग ना हो, ठीक है। अ मिनिमम कंडीशन फॉर सस्टेनेबिलिटी इज मेंटेनिंग द टोटल नेचुरल कैपिटल स्टॉक एट अबव द करंट लेवल। मतलब ये कि यहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी के लिए ना इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारा नेचुरल कैपिटल है कम से कम उतना बना रहे जितना अभी है। इन शॉर्ट में आपको समझाऊं तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो इनडेफिनिटली चल सके, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है कि जो अर्थ है, अर्थ की जो सहन शक्ति है उस पर ज्यादा बोझ ना पड़े। यहाँ जो सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी ये है कि जो हमारा नेचुरल कैपिटल है कम से कम उतना बना रहे जितना अभी है। ओके, होप इतना आपको क्लियर होगा। इकोनॉमिक्स हरमन डेले स्पेसिफाइड द डेट फॉर सस्टेनेबिलिटी। ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स हरमन डेली है, इनके अनुसार क्या कहा गया है, इन्होंने ये भी बोला कि सस्टेनेबिलिटी के लिए ये चीजें जरूरी है। क्या क्या जरूरी है, 3 पॉइंट उन्होंने बताया है। पहला, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या, रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड नॉट बी हायर देन देयर रेट्स ऑफ रीजनरेशन। मीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है यहाँ पे, जैसे जंगल हो गया, वाटर हो गया, उतनी ही तेजी से इस्तेमाल हो जितनी तेजी से वो वापस बन सकते हैं, ठीक है। The rates of used non-resources should not exceed the rates which renewable substitute are developed. मतलब यहाँ नॉन रिन्यूएबल किसे कहते हैं, जो जैसे आपका कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तब तक ही इस्तेमाल हो जब तक उनके बदले नए रिन्यूएबल ऑप्शन डेवलप ना हो जाए। ओके, पॉल्यूशन एमिशन रेट शुड नॉट बी ग्रेटर। कितना, शुड नॉट बी ग्रेटर एंड किससे, एनवायरमेंट कैपेसिटी टू असेंबलेट दैम। मतलब उतना ही हो जितना एनवायरमेंट खुद साफ कर सके, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आया डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है ब्रॉड सोशल इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट दैट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। क्या क्रिएट करेगा, अपॉर्चुनिटी करेगा, चॉइसेस करेगा फॉर ऑल पीपल एंड व्हाइल आल्सो लिविंग चॉइस अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। और कुछ चॉइसेस, ठीक है, और चॉइसेस अवेलेबल भी करवाएगा किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। मतलब ये कि जो भी
सोशल एंड इकोनॉमिक सुधार है, ये एक ऐसा विकास है जो सभी लोगों के लिए हो, ठीक है, आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी हो, उन्हें भी यही चॉइसेस उपलब्ध करवाए, यही अपॉर्चुनिटी उपलब्ध करवाए, ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडी मतलब क्या बोला गया ये, कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंटीग्रेट किससे हुआ है, सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट, इन दोनों को कनेक्ट करता है। टू ब्रिंग एनवायरमेंट कंसर्न इनटू द कोर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब ये जो वर्ड है ना, सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट, हमने सस्टेनेबिलिटी का भी मतलब समझ लिया, डेवलपमेंट का भी मतलब समझ लिया, तो ये दोनों को ना ये आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये इन्वायरमेंट से जो भी ये इन्वायरमेंट से जुड़ी चिंताएं है, जो आर्थिक नीतियां है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसका भी क्या है, ये पार्ट बनना है। द मोस्ट वाइडली cities defined comes from the Brundtland Commission in 1987 report Our Common Future। ये जो ब्रूडेंटलैंड कमीशन है इसकी 1987 में एक रिपोर्ट आई, ठीक है, अवर कॉमन फ्यूचर से आती है। ऐसा डेवलपमेंट जो आज की जरूरतों को तो पूरा करे और बिना आने वाली फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों से समझौता किए, मतलब अभी का तो हम पूरा करें अपनी नीड, लेकिन ऐसे करें कि जो आने वाली फ्यूचर है उनके लिए भी हम रिसोर्सेस को रख सके, ठीक है। इज डिफाइन which meets the needs of present without compromising, है ना, बिना compromising के ability to future generation to meet their own needs। ओके, यहाँ पे दो तरीके से इसको डिफाइन किया गया, दो कोर आइडियाज दिए गए, पहला नीड्स, दूसरा लिमिटेशन। नीड्स स्पेशली द एसेंशियल नीड्स ऑफ द वर्ल्ड पुअर व्हिच शुड बी गिवन प्रायोरिटी, मतलब खास करके जो दुनिया के जो गरीब लोग हैं, जो पुअर है, उनकी जरूरतों को क्या यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई। दूसरा लिमिटेशन, जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इन्वायरमेंट टू मीट प्रेजेंट फ्यूचर नीड्स, इनको टेक्नोलॉजी जो है एंड जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्नोलॉजी और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के कारण जो इन्वायरमेंट की जो एक लिमिट है उसका भी क्या ध्यान रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। It emphasizes both intergenerational between and intergenerational equity। यहाँ पे दो वर्ड दिए गए हैं, ये तो एक इंटरजेनरेशनल है, ठीक है, यानी अलग अलग जो जनरेशन है उनके बीच, और दूसरा है इंट्रा, ये इंट्रा है, ओके, ये इंटर नहीं, इंट्रा है, वर्ड स्पेलिंग का डिफरेंस है यहाँ पे। तो इसमें क्या बोला गया, विद इन अ जनरेशन, यहाँ मतलब ये कि जो इक्विटी है ना, इक्विटी पर जोर दिया गया है, समानता पर जोर दिया गया। ये तो दो जनरेशन के बीच में बोल दिया गया, लेकिन यहाँ पे इंट्रा में क्या बोल दिया गया कि इसमें, यानी ये सिंपल भाषा में समझे तो जो इंटर जनरेशन है, ठीक है, इंटर जनरेशनल है और जो इंटर जनरेशन है, इन दोनों पे यहाँ पे ज्यादा फोकस किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है, की ऑब्जेक्टिव है, वो कौन कौन से है, तो टू मेंटेन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल, इक्विटी एंड जस्टिस, किसके साथ रखना, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा जो लोग हैं, ठीक है, लोगों के जो जीवन स्तर है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसमें क्या करना, इक्विटी और जस्टिस के साथ उसको क्या करना, बेहतर बनाना, ठीक है। एंड टू कंजर्व प्रोटेक्ट द अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द मिसयूज एंड वेस्टफुल कंजप्शन, जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज है उसको क्या करना है, वेस्ट करने से, ठीक है, और जो गलत इस्तेमाल है उससे हमें क्या करना है, बचाना है, हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें कंजर्व करना है। टू इनोवेट न्यू टेक्नोलॉजी, क्या न्यू टेक्नोलॉजी को हमें इनोवेट करना है, साइंटिफिक टेक्निक दैट वर्क इन हार्मोनी विथ नेचर, जो नए टेक्नोलॉजी से बनाना जो कि इन्वायरमेंट के जो नियम है उसके साथ मिलकर क्या करे, काम कर सके। टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड इन्वॉल्व लोकल एंड इंडिजियस कम्युनिटी इन पॉलिसी मेकिंग फॉर मोर ग्रासरूट ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब ये कि जो भी आपके लोकल और जो इंडिजिनियस क्या होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, उनकी जो कम्युनिटी है उनको क्या विकास की जो नीति है, जो विकास की पॉलिसी है उसमें क्या करना, उनको भी शामिल करना, पॉलिसी मेकिंग में भी उनको क्या करना, शामिल करना। टू डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, मतलब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नेंस है, उसको ज्यादा यहाँ पर ट्रांसपेरेंट और लोगों के जो प्रति जवाबदेह है वो भी बनना होगा। जो गवर्नमेंट है ना, जो गवर्नेंस है, उसको डिसेंट्रलाइज करना होगा, क्योंकि मेकिंग इंस्टीट्यूशन मोर ट्रांसपेरेंट, इनको ज्यादा मतलब जो इंस्टीट्यूशन है इनको ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, अकाउंटेबिलिटी रखनी होगी और पार्टिसिपेटरी करनी होगी, ठीक है। टू इंश्योर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट सपोर्ट
polarization in achieving their growth target without destroying the natural wealth. मतलब ऐसे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाना जो पुअर कंट्री है उसको, उनकी जो इन्वायरमेंट है उसको बर्बाद किए बिना क्या करे, डेवलप करना, ठीक है। नेचुरल वेल्थ, डिस्ट्रॉइंग देयर नेचुरल वेल्थ, जो उनकी नेचुरल वेल्थ है उसको डिस्ट्रॉय किए बिना ग्रोथ करना। टू सीक पीसफुल कोएक्सिस्टेंस अमंग ऑल नेशन, सभी देशों के बीच क्या, शांति बनाना, ठीक है, पीस स्थापित करना। है हमारा क्रिटिक्स ऑफ ट्रेडिशनल मॉडल ग्रोथ। अब ये क्या है, जो ट्रेडिशनल मॉडल ग्रोथ है, जो पुरानी मॉडल है, ठीक है, ग्रोथ मॉडल है, उसकी यहाँ पे क्रिटिसाइज की गई है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके कॉन्सेप्ट को, जो पुराने विकास की जो मॉडल है उसको क्या क्या गया है यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया, जो सिर्फ जो प्रोडक्शन है ना उस पर ध्यान देते थे, ऐसा उनका कहना था, ठीक है। इसमें हमने, तो इसमें क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन ने समाज को क्या किया, एक खेती से हटाकर फैक्ट्री बेस्ड बना दिया है। ये क्या बोल रहा है कि फैक्ट्री बेस्ड बना दिया है, किससे, खेती बाड़ी जो एग्रीकल्चर उससे हटा के। ये सोच ये जो है, और ये ना ये सोच पैदा करती है कि जो इंसान है वो प्रकृति के ऊपर पूरी तरह से काबू पा सकता है, ऐसा इनका कहना है, क्रिटिसाइज मतलब इनका किया गया। दिस क्रिएट अ मेजर इकोनॉमिक इम्बैलेंस, इसने क्या किया, एक क्रिएट किया, एक की जो है ये एक मेजर इकोनॉमिक इम्बैलेंस है जो नेचुरल रिसोर्सेज पर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्लोबल साउथ, ठीक है। मतलब इससे ना एक आर्थिक जो इम्बैलेंस है वो पैदा हो गया, जो नेचुरल रिसोर्सेस जो ग्लोबल साउथ है, ठीक है, से निकल गए, जबकि जो इनका जो बेनिफिट्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये ग्लोबल नॉर्थ में हुई है। इनके कहने का मतलब ये है कि साउथ से निकल के ये नॉर्थ में जाके ऐड हो गए हैं, इनको बेनिफिट से इधर, इसलिए स्टेट मैनेज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान्स स्पेशली फ्रॉम द 1950 लीड टू एक्सीज रिसोर्सेज यूज वेस्ट, सेवर इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम लाइक द डेथ ऑफ द LLC एंड द कैनोवाइल न्यूक्लियर डिजास्टर। 1950s के बाद क्या हुआ कि रिसोर्सेज के ना बहुत ज्यादा यहाँ पे यूजेस हुए, जिससे जो अरल सागर के जो सूखने और जो कैनन वाइल्ड न्यूक्लियर हादसे जैसी बड़ी बड़ी जो आपका इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिला। द ड्रामेटिक इंक्रीज इन इंडस्ट्री एक्टिविटी हैज कॉज्ड हाई पॉल्यूशन, इसके कारण क्या हो गया, हाई पॉल्यूशन हो गया, इंडस्ट्री एक्टिविटी के कारण हाई लेवल पॉल्यूशन बढ़ गया, है ना। ट्रीटिंग ऑफ द 25% ऑफ ऑल स्पीसीज एक्सटिंक्ट, यहाँ पे मतलब यूएनईपी डाटा बुक के अनुसार क्या कहा गया कि 25% जो स्पीसीज है पॉल्यूशन के कारण क्या हो गए, यहाँ पे विलुप्त होने के वो कगार पे है, मतलब होने वाले हैं। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि शहरीकरण, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब था औद्योगिकरण, ठीक है, इसका क्या है शहरीकरण। ये जो है ये तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन से बिना प्लानिंग के ये क्या है शहरीकरण भी हुआ। यहाँ पे शहरों के फैलने से क्या हुआ, जो खेती की जो जमीन थी, वो जंगल जो थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत ये भी काफी ज्यादा फैला, अनकंट्रोल अनप्लान अर्बनाइजेशन हुआ, ठीक है। सिटीज काफी ज्यादा बढ़ गए, जिसके कारण जो वैल्यूएबल एग्रीकल्चर थे वो क्या हो गए, लॉस हो गए, फॉरेस्ट जो थे वो लॉस होते जा रहे। दिस ग्रोथ ओवरवेल्म्ड सिविक एमेनिटीज लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, शहरों में ना पानी, सफाई, ट्रांसपोर्ट जैसी जो फैसिलिटीज है इस पे बोझ बढ़ा। और जो भी आपकी जो ये शहरी गरीबी है, ठीक है, पुअर पॉपुलेशन से, अर्बन पुअर पॉपुलेशन से, इसमें क्या हुआ, काफी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है, हेल्थ इश्यूज वगैरह इनके हो गए। सिटी कंज्यूम रिसोर्सेज फ्रॉम द फार ऑफ रीजन एंड जनरेट इमेंस वेस्ट पॉल्यूशन, जो ये है आपका सिटी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा दूर दूर इलाकों में होते हैं, जिससे सोर्सेस का इस्तेमाल ये बहुत ज्यादा करते हैं, और जो जिसके कारण क्या होते हैं, पॉल्यूशन वगैरह भी फैलाते हैं। जैसे दिल्ली का हम देख लेना एग्जाम्पल, दिल्ली में देखिए, दिल्ली जो सोर्स फ्रॉम फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश, दिल्ली का जो दिल्ली है, दिल्ली में इस्तेमाल होने वाली जो लकड़ी है कहाँ से आती है, ये मध्य प्रदेश के जंगलों से मंगाई जाती है। मतलब ये है कि सिटी में वो रहते हैं, ठीक है, और रिसोर्सेज यूज करने के लिए अलग अलग वहां से लेकर आते हैं, अलग अलग राज्य से, अलग अलग जगह से लेकर आते हैं, तो वो भी कारण होता है वहाँ पे। एक तो वहाँ की चीजें खत्म होगी, पोल्यूशन भी बढ़ेगा, और बाकी सारी प्रॉब्लम भी आती रहती है। एंड सोर्सेज यूटिलाइजेशन, इसमें क्या बोला गया कि जो आपका ये है इनिक्विटीज
ठीक है, मतलब पुराने ग्रोथ मॉडल जो थे उसने एक अमीर और गरीब के बीच में क्या एक खाई उत्पन्न कर दिया था। ठीक है, रिप्लेसमेंट ग्रोथ जो था वो वर्स ने गैप कर दिया था बिटवीन किसकी, रिच एंड पुअर लोग के बीच में। कैसे कि ये ना एक छोटी जो थी इसकी जो आबादी थी, ठीक है, अमीर आबादी वो हद से ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करती थी, जबकि जो गरीब जो संख्या में लोग थे वो मजबूरी में अपना एनवायरमेंट नुकसान पहुंचाते थे। अब developing countries 27% of world population they generate only 15% of the world's income। मतलब दुनिया की जो 20% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे रहती है, जैसे आपकी जो डेवलपमेंट कंट्री है वहाँ पे वर्ल्ड की 77% पॉपुलेशन ही रहती है, लेकिन उनके आसपास दुनिया के सिर्फ 15% ही क्या होती है यहाँ पे आमदनी होती है। रहते तो 77% है, लेकिन कितना इनकम कितना कमाते हैं वो 50%। सोचो कितना का गैप है, 77% पॉपुलेशन और 15% इनकम है। विकसित देश कौन कौन से हो गया, G8 हो गया, OECD हो गया, जिनकी जो पॉपुलेशन है दुनिया के कितने 23% है, 23% से भी क्या है कम है। लेकिन अमेरिका अफ्रीका की हम बात करें तो ये क्या है, कुल मिला के ये इस्तेमाल जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे रिसोर्सेज का किया जाता है, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम ये लोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम एक यूएसए के सिटीजन की बात करें, ठीक है, यूएस सिटीजन की हम बात करें तो एनर्जी कितना कंज्यूम करता है, मोर देन 160 टेनाजेनियंस। ठीक है, देखो इतना ज्यादा वो इस्तेमाल करता है, 160 से ज्यादा टेनाजेनियंस के बराबर एनर्जी का इस्तेमाल वो करता है एक नागरिक। इतिहास की बात करें, इसकी हिस्ट्री एंड ओरिजिन की माइलस्टोन की, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके जो आइडियाज है ये, ठीक है, अलग अलग कंट्री में एनवायरनमेंट की जो बढ़ती प्रॉब्लम्स थे उसकी कहानी ये यहाँ पे आए। 1960 की बात करें हम, ठीक है, 1960 की, तो the concept root can be traced influence publication like a रैचल कार्सन द साइलेंट स्प्रिंग। ये जो है ना 1960 में इसकी जो स्टार्टिंग थी, रैचल कार्सन की किताब जो थी साइलेंट स्प्रिंग 1962 में इन्होंने लिखा था। ठीक है, जिसने डीडीटी किसने इसमें ना डीडीटी जैसे जो पेस्टिसाइड्स है उसके जो खतरे हैं उसको यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उजागर किया था। पॉल एहलिश की जो बुक है, क्या नाम है उनका, पॉपुलेशन बॉम्ब 1968, इसमें भी यहाँ पे क्या होती, ये भी पब्लिकेशन हुई थी, इसमें भी प्रॉब्लम्स दिखे थे कि पेस्टिसाइड्स की यूज से कितने सारी डेंजरस प्रॉब्लम सामने आ रही है। 1970s, ठीक है, 1970s में कुछ और इंटरनेशनल लेवल पे ये और मुद्दा जो था इंटरनेशनल लेवल पे गया, अभी तक बुक में था, अब इंटरनेशनल लेवल बन गया। जैसे द क्लब ऑफ रोम्स रिपोर्ट लिमिट to growth 1972 one direct consequences growth was not slowed। मतलब ये कि यहाँ ये जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल लेवल पे गया, ठीक है, लिमिट ऑफ ग्रोथ जो 1972 में, इसमें लिमिटलेस ग्रोथ के खतरों के बारे में बताया गया, चेतावनी दी गई। फिर स्टॉकहोल्म में एक यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एनयूपी की स्थापना की गई। ठीक है, इसकी स्थापना की गई। फिर उसके बाद 1980s में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक शब्द को एक ऑफिशियली रूप से डिफाइन किया गया। 1980s में कब इस वर्ड को एक ऑफिशियली इसको डिफाइन किया गया। ठीक है, द टर्म अपीयर इन द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 1980s पब्लिश बाय द IUCN। ठीक है, तो ये जो वर्ड था ये वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 1980 में सामने आया। ब्रूटलैंड एंड कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर 1987 में पब्लिश किया, जिसने इसकी जो सबसे ज्यादा मानी जाने वाली डेफिनेशन थी वो 1987 की ही है। सबसे ज्यादा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है यहाँ पे 1987 ही माना जाता है, मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। ओके, 1992 में फिर एक अर्थ समिट हुआ, रियो दी जेनेरो बोलते हैं जिसको। ठीक है, इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट था वो ब्रूटलैंड रिपोर्ट था। दिस यूएन कॉन्फ्रेंस प्रोड्यूस सेवरल की डॉक्यूमेंट्स, उसमें कुछ की पे फोकस किया गया। जो ये ब्रूटलैंड रिपोर्ट का जो नतीजा था उसने यूएन के कॉन्फ्रेंस में भी कई जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो तैयार किए थे, और कौन कौन से किए थे, जैसे कि एजेंडा 21। ठीक है, इसमें क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ना एक ग्लोबल एक्शन प्लान था, जिसमें जो भी सिटीजन है, जो समुदाय है, कम्युनिटीज है और जो एनजीओ है उसकी जो भूमिका है उस पर ज्यादा जोर दिया गया था। अब यहाँ पे जो रियो डिक्लेरेशन था उसमें ये था कि विकास और जो इन्वायरमेंट है 27 प्रिंसिपल्स, ठीक है, ऑन डेवलपमेंट ये बताए गए थे। 2002 में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, जोहान्सबर्ग में हुआ, ऑल्सो नोन ऑन Rio+10 के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें बायोडाइवर्सिटी के जो नुकसान है उसको कम करने जैसे ग्लोबल जो भी बाधाएं थे, जो भी प्रोमिसेस थे, ठीक है, प्लेजेस थे, ठीक है, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया। ठीक है, और फिर उसके बाद
रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2010 एंड स्टॉप ओवर फिशिंग बाय 2015 तक इसको स्टॉप किया गया ओवर फिशिंग को। ठीक है। सस्टेनेबल वैसे अनसस्टेनेबल एक्टिविटी की हम बात करें तो सस्टेनेबल एक्टिविटीज में क्या है, यूज मटेरियल इन कंटिन्यूस साइकिल, मतलब जो मटेरियल है उसका बार बार हमें कंटिन्यूसली यूज करना है। ठीक है। एनर्जी की जो रिलायबल सोर्स है उसका हमें क्या करना है, यूज करना है। एम फॉर ग्रोथ एंड कैन लास्ट लॉन्गर विदाउट बीइंग स्लोअर, मतलब ऐसा विकास का जो हमें लक्ष्य है ऐसा रखना है, ऐसा एम रखना है जो हमारा लॉन्ग टाइम तक चले। फिर उसके बाद है अनसस्टेनेबल एक्टिविटीज, मतलब यहाँ पे ये कि ओवर यूज करना रिसोर्सेस का, जहाँ पे ना जो इसकी कंजप्शन है उनके वापस बनने से ज्यादा तेज हो, ये होते हैं। ओवर किल लाइफ फॉर्म्स लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, मतलब जीव जंतु जो है उनको मारना, उनकी जो स्पीसीज है उसको क्या करना, खत्म करना, या फिर ऐसे यूज करना कि वो खत्म ही हो जाए। इन्वायरमेंट को लगातार क्या करना, खराब करना। तो ये सारे जो थे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमने अभी पढ़ा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, डेवलपमेंट कौन से, मतलब डेवलपमेंट क्या है और कौन कौन से यहाँ पे सबमिट हुए। ठीक है। कैसे ये जो वर्ड है ये सामने आया था और इसकी डेफिनेशन किसने दी थी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसके साथ यूनिट 1 आपका फिनिश होता है। ओके। एंड वंस अगेन मैं फिर कहूंगी इसको डिटेल में आप पढ़ना, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बुक से पढ़ना। आपके बुक में गिवन है, गिवन क्या है, आपका बुक ही है पूरा, ये फर्स्ट यूनिट ही आपका ये, तो बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है।